दूरदर्शन, जिसने हमें टीवी देखना सिखाया। शक्तिमान, चित्रहार, विक्रम बेताल और मालगुडी डेज जैसे न जाने कितने ऐसे सीरियल्स थे जिससे आज भी हम दिल से कनेक्ट कर पाते हैं। यहाँ तक कि रामायण और महाभारत आने से पहले लोग अपने घरों की साफ सफाई करके अगरबत्ती जलाकर बैठते थे और एपिसोड खत्म हो जाने के बाद से प्रसाद भी बांटे जाते थे। क्रिकेट हो या फिर ओलंपिक्स, हर खेल का प्रसारण दूरदर्शन पर ही होता था। लेकिन एक समय पर अलिफ लैला, नुक्कड़, चंद्रकांता और इनके ही जैसे कई सारे हिट शोज देने वाला हमारा पसंदीदा चैनल आज गुमनाम सा हो गया है। इसे देखना तो दूर, ज्यादातर लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि दूरदर्शन अभी चल भी रहा है या फिर बंद हो चुका है। पर ये डाउनफॉल आया कैसे? क्यों हमारे दिलों में बसने वाला दूरदर्शन आज गायब सा हो गया है? सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। अब दोस्तों, वैसे तो आज सोशल मीडिया और मॉडर्न टीवी शोज का जमाना है, लेकिन अगर आप 90s में जन्मे हैं तो फिर आपको दूरदर्शन से एक अलग ही लगाव होगा। वो एक जगह पर सभी का इकट्ठा होकर टीवी देखना, सिग्नल प्रॉपर न आने पर छत पर जाकर एंटीना हिलाना, मतलब अलग ही टाइम था वो हम सब के लिए। पर सवाल ये है कि रेडियो के उस जमाने में हमें दूरदर्शन मिला कैसे? असल में दूरदर्शन की नींव आजादी के लगभग 12 साल बाद 15 सितंबर 1959 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पड़ी थी। मतलब कि इसे सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू किया गया था और इस टाइम पर चैनल का नाम रखा गया था टेलीविजन इंडिया। इस प्रोजेक्ट के लिए उस समय यूनेस्को ने इंडिया को $20,000 दिए थे और साथ ही 180 फिलिप्स के टीवी सेट्स भी प्रोवाइड किए थे। यूनेस्को बेसिकली भारत के अंदर एजुकेशन को प्रमोट करना चाहता था, इसीलिए जब इस चैनल को शुरू किया गया तब इसका पर्पस एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करना था। इसीलिए यहाँ पर हेल्थ की बात होती थी, लोगों को अपने अधिकारों के बारे में बताया जाता था और ट्रैफिक रूल सिखाए जाते थे। ये उस समय इसलिए जरूरी था क्योंकि लोगों के बीच इन चीजों को लेकर बहुत ही कम अवेयरनेस थी और कम जानकारी की वजह से लोग ना तो नियमों का पालन कर पाते थे और ना ही किसी के सामने अपने अधिकारों की बात रख पाते थे। शुरुआती दिनों में दूरदर्शन पर हफ्ते में सिर्फ 2 ही दिन प्रोग्राम्स आते थे, वो भी सिर्फ आधे घंटे के लिए। लेकिन फिर आगे चलकर 1965 में पहली बार इस चैनल पर हर रोज 1 घंटे का ब्रॉडकास्टिंग शुरू किया गया और इसमें 5 मिनट की न्यूज बुलेटिन भी जोड़ी गई। अब दूरदर्शन की इस पहल ने इसकी पॉपुलैरिटी को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि लोग जो पहले सिर्फ रेडियो पर न्यूज सुना करते थे वैसे अब टीवी पर देख भी सकते थे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद से नेक्स्ट ईयर दूरदर्शन पर एक ऐसा प्रोग्राम आना शुरू हुआ जिसने की देश में क्रांति ला दी। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कृषि दर्शन की, जिसकी शुरुआत साल 1966 में की गई थी। यही वो प्रोग्राम था जिसके साथ देश में हरित क्रांति की एंट्री हुई थी। असल में उस समय ज्यादातर लोगों का जीवन एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था, लेकिन मैक्सिमम लोगों को खेती करने का सही टेक्निक, अच्छे मशीन्स और फर्टिलाइजर्स का नॉलेज नहीं हुआ करता था। ऐसे में कृषि दर्शन ने पूरे देश के इकोनॉमी पर इम्पैक्ट डाला और अब किसान भाइयों को खेती से संबंधित सभी जानकारियां दूरदर्शन पर ही मिलने लगी। और दोस्तों, कृषि दर्शन एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि आज तक चलता ही आ रहा है और इसने लॉन्गेस्ट रनिंग टेलीविजन प्रोग्राम का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। खैर, उस समय तक दूरदर्शन की सेवाएं सिर्फ दिल्ली में ही दी जाती थी, लेकिन साल 1972 आने तक मुंबई में और फिर 1975 तक चेन्नई, कोलकाता, अमृतसर जैसे बड़े शहरों में भी इसे शुरू कर दिया गया। और दोस्तों, इसी दौरान इस टीवी चैनल का नाम बदलकर टेलीविजन इंडिया से दूरदर्शन कर दिया गया, क्योंकि भारतीय लोग इस इंग्लिश नाम से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे थे। वैसे अभी तक दूरदर्शन तो सिर्फ बड़े शहरों तक था, लेकिन 1970s के दौर में अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए इसने सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया। बेसिकली इसे नासा और इसरो ने मिलकर डिजाइन किया था और इसका पर्पस भारत के छोटे से छोटे गांव तक टीवी ले जाकर एजुकेशनल कंटेंट लोगों तक पहुंचाना था। और इस प्रोजेक्ट के जरिए कुल 2400 गाँव में टीवी प्रोग्राम टेलीकास्ट किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, आगे चलकर 1982 दूरदर्शन के लिए और भी सुनहरा समय साबित हुआ, क्योंकि इसी साल इंडिया एशियन गेम्स को होस्ट कर रहा था और उसी दौरान दूरदर्शन ने पहली बार कलर टेलीकास्ट की शुरुआत की थी। इसके साथ ही इसने अपना आइकॉनिक लोगो और सिग्नेचर ट्यून भी इंट्रोड्यूस किया, जो कि आज भी इसके आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। अब जब एशियन गेम्स को दूरदर्शन पर रंगीन कलर में ब्रॉडकास्ट किया गया तो फिर देश में मानो सनसनी सी फैल गई, क्योंकि अब लोग लाइव गेम्स को ब्लैक एंड व्हाइट की जगह कलर में देख रहे थे। इसके बाद से दूरदर्शन ने कुछ रंगीन शोज को भी लॉन्च किया, जैसे कि 1984 में आया हम लोग, जो कि इंडिया का पहला धारावाहिक शो था।
दूरदर्शन का ये शो भी काफी हिट हुआ क्योंकि इसमें मिडिल क्लास फैमिली के स्ट्रगल्स को दिखाया गया था और आम लोगों ने इसे अपने जीवन से रिलेट करके देखा और इस तरह से ये शो लोगों पर हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ गया। नाइनटीन 1980s के दौरान दूरदर्शन अपने पीक पर था क्योंकि इसने अपने कंटेंट में वैरायटी लाना भी शुरू कर दिया था। इस दौरान कई सारे ऐसे शोज लॉन्च किए गए जिनका जिक्र आज भी किया जाता है, जैसे कि 1987 में इसने रामायण को लॉन्च किया जो कि इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इससे इंस्पायर होकर इसके नेक्स्ट ईयर ही यानी कि 1988 में महाभारत को भी लॉन्च कर दिया गया और इन दोनों आइकॉनिक सीरियल्स ने पूरे देश में ही एक वेव क्रिएट कर दी थी क्योंकि लोग पहली बार रामायण और महाभारत की कहानियों को वीडियो के रूप में देख रहे थे। जो ये सीरियल्स इतने ज्यादा पसंद किए गए कि जब इनका टेलीकास्ट होना होता था तो लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर टीवी के सामने बैठ जाते थे क्योंकि ये लोगों के लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक रिलीजियस एक्टिविटी बन गया था। यहाँ तक कि हर रोज लोग अपने घरों की साफ सफाई करके अगरबत्ती जलाकर इस शो के टेलीकास्ट होने का इंतजार करते थे। कमाल की बात तो यह है कि एपिसोड खत्म हो जाने के बाद से लोगों में प्रसाद भी बांटा जाता था क्योंकि वो इसे टीवी शो नहीं बल्कि रामायण या महाभारत का पार्ट मानते थे। दूरदर्शन ने अपने इन कल्चरल शोज के जरिए पूरे देश के लोगों को एक साथ जोड़ लिया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनसे मिली पॉपुलैरिटी के बाद से इस चैनल पर सिर्फ इसी तरह के ही कंटेंट को दिखाना शुरू कर दिया गया, बल्कि इस पर रंगोली और सुरभि जैसे कई सारे शोज भी लॉन्च किए गए जिसके जरिए इंडियन कल्चर और आर्ट को प्रमोट किया जाता था। इसके अलावा दूरदर्शन ने साइंस पर बेस्ड शो टर्निंग पॉइंट और वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड उड़ान जैसे प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए जिससे कि चैनल ने एक रिस्पॉन्सिबल ब्रॉडकास्टर की इमेज बना ली और लोगों के बीच इसे लेकर विश्वास बढ़ने लगा। अब दोस्तों यहाँ तक तो मार्केट पूरी तरह से दूरदर्शन के फेवर में थी, लेकिन जल्द ही चीजें बदलने लगी और ये बदलाव आया इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद से। एक्चुअली 1991 में इंडिया के अंदर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के बाद से विदेशी कंपनीज को इंडिया में अपना व्यापार सेटअप करने की परमिशन दे दी गई। अब पहले तो दूरदर्शन ही इंडिया का इकलौता टेलीविजन चैनल था जिसकी वजह से इसकी मोनोपोली क्रिएट हो गई थी, लेकिन जब प्राइवेट चैनल्स जैसे कि जी टीवी, स्टार प्लस और सोनी टीवी ने मार्केट में एंट्री ली तो फिर इस एंट्री के साथ ही केबल टीवी का जमाना शुरू हो गया। ये दूरदर्शन के लिए एक बहुत ही मुश्किल फेज था क्योंकि ये नए चैनल्स अपने साथ में मॉडर्न कंटेंट और फ्रेश आइडियाज लेकर आए थे जिसमें लोगों को एंटरटेनमेंट का नया रूप दिखाया गया। दूरदर्शन इस नए कंपटीशन के सामने अपने ट्रेडिशनल कंटेंट में फंसकर रह गया जिसकी वजह से इसकी टीआरपी गिरती चली गई और इसके ऑडियंस तेजी से प्राइवेट चैनल्स की तरफ शिफ्ट होने लगे। हालांकि व्योमकेश बख्शी और शक्तिमान जैसे शोज लाकर दूरदर्शन ने फिर से सुर्खियां बटोरी और फिर अलग अलग ऑडियंस सेगमेंट्स को उनकी खास जरूरत के अकॉर्डिंग कंटेंट दिखाने के लिए चैनल्स भी बांट दिए, जैसे कि जनरल एंटरटेनमेंट के लिए डीडी नेशनल, इंडियन कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए डीडी भारतीय, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के लिए डीडी स्पोर्ट्स, किसान और एग्रीकल्चर कंटेंट के लिए डीडी किसान और रीजनल लैंग्वेज और कल्चर के लिए डीडी रीजनल चैनल्स की शुरुआत की गई। और फिर इन्हीं कोशिशों के बीच 2005 में दूरदर्शन ने एक ऐसे शो को लॉन्च किया जो इसके गिरते ग्राफ को फिर से ऊपर ले गया। हम बात कर रहे हैं सीरियल हवाएं की, जो कि सुपरनेचुरल पावर्स पर बेस्ड था और इसे लोगों ने इतना पसंद किया कि इसने बेस्ट सीरियल का अवार्ड भी अपने नाम कर लिया। अब दोस्तों इन सफलता को देखकर तो लग रहा था कि अब दूरदर्शन प्राइवेट चैनल्स की छुट्टी करके एक बार फिर से अपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तक कि 2010 के बाद से तो इसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई क्योंकि बदलते वक्त के साथ धीरे धीरे लोगों की पसंद भी बदलती जा रही थी। लोग अब एडवांस हो रहे थे और मॉडर्न कंटेंट की तलाश में थे, लेकिन दूरदर्शन मानो जिद पकड़कर बैठा था कि वो अपना सिग्नेचर प्लॉट नहीं छोड़ेगा। तभी तो इसने अपनी कहानियों के साथ साथ कास्ट के कॉस्ट्यूम को भी वैसा ही रखा जैसा कि पहले के शोज में हुआ करता था। अगर शॉर्ट में कहें तो फिर कंटेंट और टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करने में देरी की वजह से ही दूरदर्शन हमारे फेवरेट चैनल्स की लिस्ट से बाहर होता चला गया और फिर इसकी जगह जी टीवी, स्टार प्लस और सोनी टीवी जैसे प्राइवेट चैनल्स ने ले ली। जी टीवी के शोज तारा और बनेगी अपनी बात, स्टार प्लस का कौन बनेगा करोड़पति और सोनी के सीआईडी जैसे सीरीज ने ऑडियंस के बीच एक खास जगह बना ली और लोग इन चैनल्स की तरफ खिंचते हुए चले गए।
वहीं दूसरी तरफ दूरदर्शन वही पुराने स्टाइल के आउटडेटेड और लो बजट प्रोग्राम्स बनाता रहा, जिसके चलते इसकी व्यूवरशिप में गिरावट आने लगी। हालांकि दूरदर्शन ने नए कंपटीशन को टैकल करने के लिए प्राइवेट प्रोडक्शन हाउसेस के साथ में भी पार्टनरशिप की, जिनमें से दो बड़े नाम बालाजी टेलीफिल्म्स और साई टेलीफिल्म्स थे। साल 1990 और 2000 के दौरान इन प्रोडक्शन हाउसेस के शोज जैसे कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की और कसौटी जिंदगी की इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में काफी पॉपुलर हुए थे। लेकिन खराब प्रमोशन की वजह से ये पार्टनरशिप भी दूरदर्शन के कुछ खास काम नहीं आ सकी, जबकि प्राइवेट चैनल्स पर इन प्रोडक्शन हाउसेस के शोज को भरपूर टीआरपी मिल रही थी। इन लॉसेस की वजह से दूरदर्शन ने बालाजी टेलीफिल्म्स और साई टेलीफिल्म्स के स्लॉट्स को बेच दिया ताकि उनकी जगह दूसरे शोज को लाया जा सके। लेकिन ब्यूरोक्रेसी और स्लो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की वजह से ये अपने किसी भी स्ट्रैटेजी पर समय रहते काम नहीं कर पाए। इसके अलावा दूरदर्शन की बर्बादी के पीछे का एक और रीजन हमारी सरकार भी रही है, क्योंकि सरकारी चैनल होने की वजह से इस पर ज्यादातर कंट्रोल गवर्नमेंट का ही था। न्यूज में क्या दिखाना है और क्या नहीं, ये भी सरकार ही कंट्रोल करती थी। एग्जाम्पल के लिए देश में जब इमरजेंसी लगी तो देश में एक आग भड़क रही थी, जगह जगह लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और दंगे बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन असली ग्राउंड रिपोर्ट कभी खबरों में आई ही नहीं। इससे दूरदर्शन की इमेज पर बहुत ही बुरा असर पड़ा और लोगों का विश्वास भी इसके ऊपर से उठने लगा। हालांकि बाद में कुछ पॉपुलर शोज की वजह से इसकी खराब इमेज थोड़ी ठीक तो जरूर हुई, लेकिन आज के टाइम पर भी काफी लोगों का यही मानना है कि दूरदर्शन को सरकार ही कंट्रोल करती है, क्योंकि इसके ईयरली ऑपरेटिंग कॉस्ट का 68% सरकार के द्वारा ही पे किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं था कि दूरदर्शन के इन प्रॉब्लम्स को सुधारने की कोई कोशिश ही नहीं हुई, बल्कि एक बहुत ही पॉपुलर टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर डॉक्टर सैम पित्रोदा ने दूरदर्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए कई सारे टिप्स दिए थे। जैसे कि उनका मानना था कि दूरदर्शन को अपने कंटेंट प्रोडक्शन के ऊपर 15% की जगह 50% तक खर्च करना चाहिए, क्योंकि और प्राइवेट ब्रॉडकास्टर्स को भी अगर हम देखें तो वो 60 से 70% सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्शन पर ही खर्च कर देते हैं। लेकिन इस गवर्नमेंट कंपनी दूरदर्शन में कहाँ कोई इनकी सुनने वाला था। हालांकि कोरोना काल में जब रामायण और महाभारत दोबारा टेलीकास्ट किया गया तो इसे लोगों ने खूब प्यार दिया, जिसके बाद से सरकार को लगने लगा कि अब दूरदर्शन के कमबैक का टाइम आ गया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इन शोज को ज्यादातर वही लोग देख रहे थे जो पहले के टाइम में इन्हें देख चुके थे और फ्री टाइम में अपनी यादों को वो ताजा करना चाहते थे। इसीलिए जब पैंडेमिक खत्म हुआ, लोग बाहर निकलने लगे और अपने काम में व्यस्त हो गए तो दूरदर्शन की व्यूवरशिप फिर से गिर गई। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अब भी ऐसा हो सकता है कि आने वाले सालों में फिर से लोगों के बीच दूरदर्शन का क्रेज बढ़ने लगे? देखिए दोस्तों, क्रेज का तो नहीं कह सकते, लेकिन आशा कर सकते हैं कि दूरदर्शन फिर से ऑडियंस को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो सकेगा, क्योंकि पिछले ही साल कैबिनेट ने दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो को मॉडर्नाइज करने के लिए 2500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट अप्रूव किया है। और इस स्कीम का मेन फोकस दूरदर्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है, जैसे कि HD क्वालिटी ब्रॉडकास्टिंग और डिजिटल ट्रांसमिशन शामिल करना। लेकिन ये सब तभी मुमकिन हो पाएगा जब फंड्स का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल दूरदर्शन के लिए मार्केट में बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद हैं। ऐसे में ये बजट इनके लिए नया चैप्टर खोल पाएगा या फिर नहीं, ये तो हमें आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी भी पुरानी यादें ताजा हो गई हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।